सो हेलो एवरीवन, ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, मैटर। और हमने कल ही जो है मैटर के बारे में जाना था। मैटर वो चीज़ होता है जिसके कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसके कुछ वेट होते हैं, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम तीनों के बीच में डिफरेंस भी जो है पढ़े थे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है करके। और हमने कंपैरिजन भी किया था तीनों को कि सॉलिड पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और गैसेस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कुछ चीज़ें बच गए हैं जैसे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। हम लोग मैटर सॉलिड्स को लिक्विड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को गैस पे डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ गैस, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। और दूसरा चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब आज नहीं, ये इस बार नहीं है संडे को। तो आपका पहला देखिए, चैप्टर 1। हाँ, ये लेक्चर 2 है आपका। वी नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। व्हाट आर दोस? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो दो और हैं, बीसी एंड प्लाज्मा, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वो हम लोग बदल सकते हैं, मैटर को बदल सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं, आइदर ऑन चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है या प्रेशर में कुछ चेंज आता है तो हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है या लिक्विड से गैस हो सकता है। इसके लिए आपके टेम्परेचर चेंज होना चाहिए या फिर प्रेशर चेंज होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज चेंज होता है तो फिर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे दिस चेंज इज टर्म्ड एज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वो जो चेंज हो रहा है। अब आइस कन्वर्ट हो रहा है देखिए वाटर पे, फिर वाटर को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं तो फिर क्या होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। मतलब वाटर एक ऐसा चीज है जो ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें पाया जाता है। वाटर एक ऐसा चीज है जो आप सॉलिड स्टेट में भी पा सकते हो इन टर्म ऑफ आइस, वो लिक्विड स्टेट में तो वाटर में पाओगे ही आप। ओके, और फिर गैस स्टेट में भी पा सकते हो इन टर्म ऑफ क्या? स्टीम। और ये तीनों चीज आप खुद देखे भी होगे लाइफ में। आइस से वाटर होना और वाटर को फिर क्या करना? स्टीम करना। नहीं किए हो तो आप कर भी सकते हो। तो वही है, क्या? डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। चेंज हो गया, चेंज होने के बाद वो फिर जो है अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाना, दैट थिंग इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। एक बार चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया और वो फिर अपने खुद के पोजीशन में आ जाना, बैक टू इधर ओरिजिनल पोजीशन, तो अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ये आपका एक डायग्राम है। डायग्राम क्या कहता है देखिए, द चेंज, right, or the phase where solid is directly converted into क्या? Liquid. Solid is directly converted into liquid. That process is known as what? Fusion. Okay, आपको याद रखना है, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो रहा है किस पे? लिक्विड पे। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो रहा है लिक्विड पे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन, या फिर क्या एक और नाम भी है, फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूजन और मेल्टिंग। अब लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, या फिर सॉलिडिफिकेशन। क्या? सॉलिडिफिकेशन, दो नाम है ना, सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड गैस पे कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन, या फिर हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। ठीक है, बोलते हैं ना,
और अगर गैस टू लिक्विड हो रहा है, गैस टू लिक्विड हो रहा है, तो वो क्या होता है? कंडेंसेशन। बारिश भी वैसे ही होता है ना, कंडेंसेशन। या फिर इसका एक और नाम है क्या? कंडेंसेशन का एक और नाम है, बोल पाओगे आप? लिक्विफैक्शन। ठीक है, लिक्विफिकेशन है क्या? लिक्विफिकेशन, ठीक है। लिक्विफिकेशन है कि फैक्शन है? लिक्विफिकेशन है ना। फैक्शन है, ठीक है, फिकेशन है, जो बोलो आप, ठीक है। लिक्विफैक्शन भी होगा, ओके, फिकेशन। हाँ, एंड फिर सॉलिड टू गैस, क्या हो रहा है? सॉलिड टू गैस, क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड टू गैस होने में सब्लिमेशन। जैसे कि आपका नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल सॉलिड होता है, और वो डायरेक्टली क्या लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, डायरेक्टली कहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है? गैस पे। आज रखे हो, कल आधा हो जाता है नेप्थलीन, देखे हो आप? हाँ, कुछ मतलब आधा हो जाता है, मैं बोला खत्म हो जाता है तो नहीं बोला मैं, ठीक है? तो वही चीज है। और फिर गैस टू सॉलिड क्या होता है? ये यहाँ पर सब्लिमेशन नहीं लिखा है, वो नहीं होगा, सब्लिमेशन नहीं। गैस टू सॉलिड क्या होता है? डिपोजिशन, ठीक है। क्या? डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड हो जाना, डिपोजिशन। तो ये आपके 6 प्रोसेस हैं जो आपको जानना है। क्या है वो 6 प्रोसेस हमने जो अभी डिस्कस किया? एक है मेल्टिंग, ठीक है, एक मेल्टिंग है, ओके। फिर मेल्टिंग के बाद क्या है? मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। फिर लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग। फिर लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। और फिर गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। ये सबका डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आता है। और गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन। तो यही जो है 6 टर्म्स हैं या 6 प्रोसेस हैं, आप बोल सकते हो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर पे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर आप देखिए, अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं किसको? मेल्टिंग को और वेपराइजेशन को। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, है ना, सॉलिड से लिक्विड होता है, सॉलिड टू लिक्विड होता है ना। और वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस होता है वेपराइजेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पर पार्टिकल देखें, तो वो सॉलिड टू लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर, वो क्या होते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। वही सेम चीज अगर लिक्विड टू गैस अगर कोई चीज हो रहा है, तो वही चीज करते हैं, वो एनर्जी क्या करते हैं? गेन करते हैं। अगर हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस देखें, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, तो स्पेस क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि सॉलिड में तो स्पेस बहुत कम होता है। सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो चीजें में स्पेस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वही लिक्विड टू गैस होगा भी तो स्पेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अट्रैक्शंस क्या होंगे? सॉलिड पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लग लग के रहते हैं सब लोग। लेकिन वो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस पे? लिक्विड पे। तो ऑब्वियसली आपका अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और लिक्विड से जब गैस कर रहे हैं तो आपका और अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है, और कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? सॉलिड टू लिक्विड होगा तो पार्टिकल जो है, जो बंद के हैं, वो थोड़ा क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। हाँ, सॉलिड में बंद गया ना पार्टिकल, फ्री हो जाएंगे लिक्विड होने से। और लिक्विड टू गैस होने से तो ऑब्वियसली और स्पेस बढ़ जाएगा, तो और पार्टिकल क्या हो रहे हैं? फ्री हो जाएंगे। लेकिन उनका अगर उल्टा देखें, ठीक है, अगर नहीं, यहाँ पर मेल्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? उनका उल्टा चीज, ठीक है। अगर गैस टू लिक्विड हो रहा है और यहाँ लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है बताओ मेरे को?
फ्रीजिंग, और यहाँ पर वेपराइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन। ओके, गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ना। तो यहाँ पर देखिए चीजें उल्टा होगा। चीजें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, मतलब पार्टिकल क्या होंगे, एनर्जी लूज ही करेंगे, है ना। अब तो एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है, सॉलिड पे आने पे तो खुश होना ही है उनको, है, तो उनके एनर्जी क्या होते हैं, लूज होते हैं। अगर हम लोग कंडेंसेशन में भी देखें तो पार्टिकल क्या करेंगे, अपना एनर्जी लूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मैदान, गैस के मैदान को छोड़ के कहाँ पर आ रहे हैं, लिक्विड के मैदान में आ रहे हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि लिक्विड तो क्या हो रहे हैं, सॉलिड हो रहे हैं। लिक्विड में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, अब सॉलिड पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, कम ही होगा, वो डिक्रीज। यहाँ पर भी वही है, गैस को छोड़ के कहाँ पर आ रहे हैं, लिक्विड, तो यहाँ पर भी डिक्रीज होगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड टू सॉलिड हो रहे हैं तो अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। अब सॉलिड में तो स्पेस होता ही नहीं है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन बढ़ेगा। और यहाँ पर भी पार्टिकल क्या होगा, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है तो ऑब्वियसली मोबाइल आयंस कम हो जाएंगे, ओके, आपस में वो लोग और चल फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट होके रहेंगे, तो पार्टिकल बिकम्स स्लो डाउन। यहाँ पर भी पार्टिकल क्या होंगे, गैस टू लिक्विड हो रहे हैं तो पार्टिकल स्लोज डाउन। तो समझ में आया ये चीज। यही दो जो है आपके टेबुलर वे में मैंने बताने का सोचा। और ऑन हीटिंग सब्लिमेबल सॉलिड लाइक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग हीट करते हैं, NH4Cl है इसका नाम, ठीक है, अमोनियम क्या होता है, NH4+ होता है, और क्लोराइड होता है Cl-, ये दोनों मिलते हैं और बनाते हैं क्या, NH4Cl। The interparticle attraction is low and it is overcome when heated। तो ऑब्वियसली सॉलिड है, और ये सब्लिमेबल सॉलिड है, मतलब वो हमेशा क्या होता है, गैस बनने का कोशिश करता है, तो उस पर इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन क्या होते हैं, काफी लो होते हैं, जबकि सॉलिड में अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ही ओवरकम कर लेते हैं अगर हम आप उनको क्या करेंगे, हीट देंगे तो, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बिल्कुल डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के जैसा ही है। डाल्टन क्या बोलता है कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम एटम को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वही बोल रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वही बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो एक साइंटिस्ट थे उनका पूरा नाम एंटोनी लवॉइजर था, एंटोनी लवॉइजर ने क्या किया, उन्होंने एक लॉ फॉर्मुलेट किया, एक एक्सपेरिमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंटल एविडेंस, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लैंडहॉल्ट ने, ठीक है। लैंडहॉल्ट एक्सपेरिमेंट बोल के फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट से लवॉइजर ने जो है एक लॉ फॉर्मुलेट किया था, और ये लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, देखिए व्हेनेवर अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब भी अगर हम कोई भी चीज ले रहे हैं और अगर कुछ चेंजेस हम लोग देखने को पड़, मतलब कुछ केमिकल चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, कुछ केमिकल चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना था बेशक केमिकल चेंज हो रहे हैं लेकिन मास दोनों का सेम रह रहा है, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या है, सेम है करके वो बोल रहे हैं। जैसे कि सपोज मैं एक ये ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन जो है ले रहा हूँ मैं, तो देखिए एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, आप बता सकते हो क्या एक इक्वेशन मुझे, सपोज मैंने लिया, देखिए NaOH, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH ये हमारा क्या है, बेस है, बेस है। उसको मैंने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है हमारा,
एसिड, तो वो हमें क्या देगा, NaCl प्लस क्या देता है, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो होता है क्या, रॉक सॉल्ट होता है ना। और ये क्या है, वाटर। तो हमें एक चीज ये भी जानना है कि जब हम एसिड प्लस बेस कर रहे हैं और अगर हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, ठीक है, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर, तो उस जैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या है ये रिएक्शन का नाम, नहीं पता, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस मिलते हैं और हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। याद रखना, जब आपको कोई मधुमक्खी चाप दे या कुछ जो है काट ले, मधुमक्खी काट ले या फिर कोई मच्छर काट ले, हाँ, भयानक तरीके से, तो आपकी मम्मी क्या करते हैं, इस पे थोड़ा बेकिंग सोडा लगा देते हैं, हाँ। बेकिंग सोडा लगाने का मतलब क्या है, जब मधुमक्खी चापते हैं या काटते हैं तो वो आपके बॉडी में क्या छोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, क्या, फॉर्मिक एसिड। तो वो तो प्यार से हम लोग बुलाते हैं फॉर्मिक एसिड, वो घर का नाम है उसका, फॉर्मिक एसिड। स्कूल में क्या बुलाते हैं उसको, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड बुलाते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, HCOOH, इस तरीके से होता है, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला, फॉर्मिक एसिड का। तो वो जब हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं तो हम लोग बेकिंग सोडा लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगाने से एसिड और वाटर बेस मिल जाते हैं और वो चीज़ों को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा पेन से जो है रिलीफ मिलता है ना। तो वो चीज़ होता है। तो ये तो हम लोग थोड़ा ऑफ टॉपिक गए, हम लोग को क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करना है। आपको पता है Na का, मैं आपको बताता हूँ Na का क्या है, मास है 23, मास नंबर क्या है 23, जानते हो आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़े हो थोड़ा बहुत, ओ क्या है 16 और H क्या होता है 1, क्लियर। तो 23, 1 और 16 हम लोग करेंगे, 23 प्लस 1 प्लस 16 कितना होगा, 23 प्लस 1 प्लस 16 कितना है, 40 ना, NaOH plus HCl give rise to NaCl plus H2O। ये कितना होता है 23 प्लस 16 39, 39 प्लस 1 40 यूनिट्स, है ना, 40 यूनिट्स। HCl कितना होता है, Cl होता है 35.5 और H होता है कितना 1, तो ये कितना होगा 36.5 यूनिट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर Na कितना है 23 और Cl कितना है 35.5, तो ये कितना होगा 58.5 यूनिट। और यहाँ पर हाइड्रोजन दो ठो है, मतलब एक का एक, तो दो का तो, और ऑक्सीजन कितना है 16, तो टोटल ये कितना होगा 18 यूनिट। तो हमेशा याद रखना जो आपके ये वाले साइड में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या, रिएक्टेंट। और जो हम लोग को मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस 36.5 करिए, कितना आएगा आंसर 76.5। ये किसका है, रिएक्टेंट का मास है। प्रोडक्ट का मास देखिए 58.5 प्लस 18 कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है 76.5। तो चीजें वो क्या बोले कि केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, NaOH से NaCl भी हो रहा है, नए केमिकल्स भी हमें मिल रहे हैं, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मास ना बन रहा है, ना एक्स्ट्रा हो रहा है, ना घट रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एक कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास को कोई जो है
डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बेशक चीजें चेंज हो रहे हैं लेकिन मास वैसे का वैसे ही रह रहा है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वही जो है प्रूफ किया गया किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। आपको समझ में आया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? तो वही चीज मैंने आपको बताया था। It can also be put forth as matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction, but can change from one form to another. जब मास ऐसा है तो मैटर भी वैसा आप बोल सकते हो। If A and B react to form C and D, then according to law of conservation of mass, अगर A और B मिल रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, C और D, इसका मतलब क्या, A का मास और B का मास will be equal to C का मास and D का मास, वो बोल रहा है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने प्रूफ भी किया है। तो वही चीज लैंडहॉल्ट भी जो है उसने जो है अपना एक एच शेप्ड का ट्यूब लिया कुछ इस प्रकार। ओके, ऐसा करके लिया था उसने एच शेप का ट्यूब। एच शेप का ट्यूब इस तरीके से लिया उसने। क्लियर दिख रहा है ना आपको? हम्म कुछ ऐसा लिया था उसने, राइट, एच शेप्ड का ट्यूब उसने लिया था। तो ये दो लिम्ब है, तो ये दो लिम्ब में उसने क्या किया था, एक में भर दिया था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। और एक में भर दिया था सिल्वर नाइट्रेट। क्या है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। तो जब उसने ऐसा किया, NaCl भर दिया और AgNO3 भर दिया, और फिर उसने क्या किया, ये एच ट्यूब को शेक किया। शेक करने से मिला दिया है, मिलाने से तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। NaCl और NO3 दोनों मिल गए तो ऑब्वियसली हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला जिसका नाम है क्या, AgCl। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब यहाँ पर रह गया। प्रेसिपिटेट मतलब जो सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, राइट, टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर वो सेटल होके रह गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल होके रह गया। हाँ, तो वही चीज वो ऑब्जर्व किए कौन, लैंडहॉल्ट। उसने बोला द सॉल्यूशंस वेर मिक्स्ड, मतलब ट्यूब को पहले उन्होंने सील कर दिया और फिर सील करने से पहले उन्होंने वेट किया था कि ये NaCl और AgNO3 का कितना वेट होगा करके। उन्होंने वेट किया और फिर उन्होंने क्या किया, सील करने के बाद ट्यूब को जोर से हिला दिए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस वेर मिक्स्ड विद ईच अदर बाय शेकिंग। और फिर जब शेक किए तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज होगा और हमें क्या मिलेगा, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाज ऑब्टेन्ड। AgCl हम लोग को मिला प्लस NaNO3 मिला। और फिर उन्होंने फिर से चेक किया। जब उन्होंने फिर से चेक किया तो द ट्यूब वाज अगेन वेड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, इट वाज सीन सेटिस्फाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने बाद में फिर चेक किया तो उनको जो है वही मास मिला जो पहले था। तो उनको वही देख के उन्होंने जो है एक लॉ दिया, और वो लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन क्या लिमिटेशन है ये मास में, पहला तो लैंडहॉल्ट ऑब्जर्व कॉजेस फॉर अ वेरी स्लाइट एरर इन द एक्सपेरिमेंट। थोड़ा बहुत एरर है बोल रहा है वो, वेरी स्लाइट एरर विच कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन है। और वो बोल रहा है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड अप इन द रिएक्टेंट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। और वो क्या एरर है, इसके वजह ये जो केमिकल एनर्जी जो रिएक्टेंट में स्टोर होके है, जो रिएक्टेंट आप जो NaCl प्लस इसमें कुछ ऐसे केमिकल एनर्जी जो है स्टोर होके हैं, वो क्या करते हैं जब ऐसा हम लोग मिलाते हैं या केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो फिर क्या होता है, हम लोग को प्रोडक्ट तो दे देते हैं लेकिन कुछ चीज़ें क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। ठीक है, इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ठीक है, समझ में आया वो चीज़। Mass and energy are to be considered together, which correlate with Dalton atomic theory. And Dalton atomic theory states that atom can neither be created nor be destroyed, but can change from one form to another. ये जो मैटर है वो क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ मैच खा रहा है वो बोला। ठीक है, और डाल्टन वो पहले से ही बोल दिया था
कि एटम्स क्या होते हैं, ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, वो तो सिर्फ चेंज होते हैं करके बोला। ठीक है, तो दैट वाज योर चैप्टर इन मैटर। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर लेंगे। आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपका सोच लीजिए। बस और थोड़ा बहुत बचा है, बीईसी एंड प्लाज्मा एंड ऑल के बारे में बताना है आपको। फिर आपका ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आप सोच लीजिए पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैटर, फिजिक्स के भी मैटर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जो भी डिफरेंसेस पॉइंट है इसमें एक लेक्चर में बना दूंगा जिसमें आप कवर अप कर लेंगे, राइट। तो दैट वाज योर फर्स्ट lecture, second lecture of matter. Thank you so much.